कल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये सारे रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। एक ऑल्टरनेटिंग या सिंपली सॉरी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब रिलेशन जिसको सर्किट इक्वेशन कहा था, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, इस फॉर्म में लिखा था। ठीक। दूसरा हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन कल ये फाइंड किया था। इसमें 3 कंडीशन बताया था। क्या क्या कंडीशन था। जब करंट आई वैल्यू 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ ईएमएफ के इक्वल होगा। जब डिस्चार्जिंग कंडीशन होगा तो करंट पॉजिटिव लेते हैं, उस कंडीशन में V लेस देन ईएमएफ। चार्जिंग कंडीशन में करंट नेगेटिव होता है तो V ग्रेटर देन ईएमएफ। ये सारे कंडीशन हम लोगों ने कल फाइंड कर लिया था। अब यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। बैठो आराम से। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हैं। ध्यान दोगे, I को टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस लिख दें। इससे VR प्लस VR इज इक्वल टू ER हो जाएगा। चेक करो। अब VR इज इक्वल टू ER माइनस VR हो गया। E माइनस V इंटू R हो गया। क्लियर है। अब लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो सोर्स ऑफ ईएमएफ गिवन होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्रोवाइड होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस पूरे सोर्स ऑफ ईएमएफ में 2-3 रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। पहला रिजल्ट ये कि टोटल करंट टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन E माइनस आई आर हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू E बाई V माइनस 1 इंटू आर। ये 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और इसी बेसिस पर सेल्स का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। आज का टॉपिक हम लोगों का यही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन यही था। क्लियर। चलिए अब आ जाए सेल्स इन सीरीज। 2 सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक का वैल्यू E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सोर्स ऑफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब इनका इफेक्टिव वैल्यू यदि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, सीरीज में फाइंड कर रहे हैं तो ईएमएफ का इफेक्टिव वैल्यू होना चाहिए। इस इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब E को हम लोग रिजल्ट निकालेंगे E1 प्लस E2 आए या E1 माइनस E2 आए या जो भी रिलेशन आए वो इफेक्टिव होगा, जिसको इक्विवेलेंट कहेंगे। R1 और R2 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कहलाएगा। कहने का मतलब A B और इसके बीच में बहुत सारे टर्मिनल हो, हम सबको सिंप्लीफाई करके A से C के क्रॉस निकालेंगे। A से C के क्रॉस में सीरीज में इफेक्टिव ईएमएफ E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस इफेक्टिव R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब। अब यहां पर सेल सीरीज में है। ठीक। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा
V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। सीरीज में करंट कांस्टेंट होगा, तो सबसे पहले हम लोग ए बी के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, जिसको हम लोग वी ए बी या वी ए माइनस वी बी लिख दें, इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन। दूसरे वाले टर्मिनल के लिए वी बी माइनस वी सी, E2 माइनस आई आर टू। अब सिंपली दोनों को ऐड कर दें, तो वी बी कैंसिल हो गया, तो वी ए माइनस वी सी हो गया। E1 और E2 ऐड हो गया, तो E1 प्लस E2 दे दिया। I कॉमन हो गया, तो R1 प्लस R2 हो गया। ये हमारा इफेक्टिव वैल्यू आया इस सर्किट से। अब उसको हम कंपेयर कर लें, इट इज कंपेयर्ड विद इक्विवेलेंट सर्किट। जो सर्किट हमारा इक्विवेलेंट है उससे कंपेयर करें। इक्विवेलेंट सर्किट, इस सर्किट में क्या आएगा, वी ए माइनस वी सी। ईएमएफ क्या है, ई इक्विवेलेंट है। करंट आई, रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट। 1 और 2 को कंपेयर करो, क्या मिल गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मिला प्रियांशु, E1 प्लस E2 मिला। चेक करो, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिला, R1 प्लस R2। सिंपल है। अब कुछ प्रैक्टिकली, या मान लो हम लोग कोई सर्किट में इसको यूज करेंगे, ऐसे हम लोगों को गिवन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। 6 वोल्ट दे दिया, 0.1 ओम दे दिया, 7 वोल्ट दे दिया, 0.2 वोल्ट दे दिया। सॉरी, यूनिट गलत लिखा गया, ओम। अब यहां पर इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, सिंपल ऐड कर देंगे और चेक ये करना है, सीरीज का मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेट टर्मिनल कनेक्टेड होगा, सेम टर्मिनल कनेक्ट नहीं होगा। समझ गए। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि E1 प्लस E2 है तो 13 वोल्ट हो गया। आर इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर देंगे, 0.3 ओम आ जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर है 100%। चलो, तो यही हम लोगों का इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, अब दूसरा सर्किट कनेक्शन देखते हैं। दूसरा सर्किट कनेक्शन क्या कहता है, ये है। दोनों में क्या फर्क है, अबे पहले वाले और इसमें, इसका इक्विवेलेंट भी वैसे ही बना, हाँ, पहले और इसमें क्या फर्क है, क्विक बताओ जल्दी से। और इसमें क्या है, इसमें सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड है, यहां माइनस इसके माइनस से कनेक्टेड है, देख रहे हो, सेम टर्मिनल कनेक्ट है। अब पहले वाले में ऑल्टरनेट टर्मिनल कनेक्ट था। चलिए, अब इसका इफेक्टिव VA माइनस VB, E1 माइनस I R1,
फिर बी से सी, वीबी माइनस वीसी, E2 माइनस IR2, दोनों को। अब यहां पर गौर से देखो, ये तब होता जब यहां पर ऑल्टरनेट टर्मिनल कनेक्टेड होता, यहां पर क्या नेगेटिव, इसलिए साइन कन्वेंशन में माइनस आ गया। आ गया समझ में? रिपीट कर रहे हैं जिसको समझ में नहीं आया। यदि ये यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, E2 लिखते, लेकिन यहां पर क्या है नेगेटिव, इसलिए माइनस E2 आ गया, माइनस IR2, दोनों को ऐड कर दो, वी कैंसिल, तो VA माइनस VC, E1 माइनस E2 हो गया, माइनस IR1 प्लस R2 हो गया फाइनली। क्लियर? उससे कंपेयर करो, VA माइनस VC, ये क्या बनेगा इक्विवेलेंट, माइनस IR इक्विवेलेंट, दोनों को कंपेयर करके इक्विवेलेंट क्या आ गया E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट क्या आ गया R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? यस नो? अब इसी का एग्जाम्पल जैसे आपको यहां पर दे दे, ऑल्टरनेट टर्मिनल की जगह पर सेम टर्मिनल, ये 5 वोल्ट दे दे, ये 3 वोल्ट दे दिया, ये 0.1 ओम, ये 0.1 ओम। चलो अदनान बताएगा कितना इफेक्टिव EMF होगा, जल्दी से अदनान बताओ। इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? सिंपल है, 5 माइनस 3 वोल्ट, 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.2 ओम। आ गया समझ में? इजी है। अब ये तब था जब इक्विवेलेंट निकाल दिया, ये तब था जब डिफरेंट वैल्यू EMF का था। अब यहां पर सेम वैल्यू है, पहला EMF गौर से देखो, दूसरा EMF, ऐसे बहुत सारे EMF कनेक्टेड है। तो पहला वाला निगेटिव हो जाएगा। यदि पहले वाले में लेफ्ट में निगेटिव टर्मिनल, राइट में पॉजिटिव है, फिर उसके बाद EMF E2 पॉजिटिव और निगेटिव है, तो E2 पॉजिटिव हो जाएगा, E1 निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर ये देखो आइडेंटिकल EMF है, तो सबसे पहले टोटल इफेक्टिव EMF कितना होगा, E प्लस E अप टू N टाइम्स, NE बन गया। हमने कहा कि EMF एडिशन हो रहा है, अभी पढ़ाया ना, ऑल्टरनेट टर्मिनल कनेक्टेड होगा तो EMF क्या होगा ऐड होगा। ऐड होके क्या दिया इफेक्टिव EMF, E प्लस E अप टू N टाइम्स, क्या बन गए ये NE बन गए। अरे प्लस ई एडिशन हो रहा है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनेगा R प्लस R अप टू N टाइम्स NR हो गया। तो टोटल करंट हम लोग फाइंड कर लें, I इज इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये जो R और ये R का इफेक्टिव बना, ये NR ये इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में हो जाएगा। इसलिए सीरीज में रेजिस्टेंस का एडिशन तो R प्लस NR।
आया समझ में? तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें आप कंडीशन निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन आर मच लार्जर देन एन आर, तो एन आर को नेग्लेक्ट कर दे, फर्स्ट कंडीशन आ गया। तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई आर। सेकेंड कंडीशन एन आर मच लार्जर देन आर, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एन ई बाई एन आर, इट इज ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में? क्लियर है? चलो अब इसको हम लोग वेरीफाई कर ले। करंट यही सप्लाई हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का वैल्यू एन ई बाई एन आर प्लस आर आ गया। पहला कंडीशन यही आ गया और दूसरा कंडीशन पे यही आ गया। यही पढ़ा ना भी? चलिए अब आ जाए सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल में ये रेजिस्टेंसेस और ईएमएफ इस तरह से कनेक्ट है, इसका इक्विवेलेंट भी ऐसा बन जाएगा। पहले I1 करंट का फ्लो I2, ये ग्रुप, तो टोटल करंट I हो जाएगा और वहां पर इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। ठीक, अब इस इक्विवेलेंट ईएमएफ हम लोगों को फाइंड करना है। पैरेलल में क्या यहां पर करंट है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। तो हम दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAC को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला इक्वेशन E1 माइनस I1 R1, ठीक है यहां तक। अब इस इक्वेशन से हम इस पार्ट को ही कैरी कर रहे हैं। इससे हम I1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो I1 फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में I1 R1 हो गया, राइट साइड में E1 माइनस V हो गया। तो I1 इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। बोलो ठीक है यहां तक? इसी तरह से दूसरे सर्किट के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAC इज इक्वल टू V E2 माइनस I2 R2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो I2 इज इक्वल टू E2 बाई R2 माइनस V बाई R2 हो जाएगा। चलो क्लियर? अब यहां पे टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू डाल दो। I1 का वैल्यू हो गया E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ईएमएफ वाले को एक साथ कर दिया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और इस वाले में V कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोलो क्लियर है? 100%। अब इसको एलसीएम ले लो, E1 R2 प्लस E2 R1, ये R1 R2 हो गया। यहां पर V कॉमन है, ये R1 प्लस R2 R1 R2 हो गया। हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही कंपैरिजन में काम देगा, इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए। तो V R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ये इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस I हो गया। बोलो क्लियर है यहां तक? अब एलसीएम में R1 R2 कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या बचेगा, जल्दी से बता दो।
E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I R1 R2 divided by R1 plus R2। अब इसको कंपेयर कर ले किससे? इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। कंपेयर करो तो इक्वलेंट ईएमएफ कितना आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्वलेंट कितना आ गया? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। समझ गए क्या क्या है? सबसे पहला काम हम लोगों ने दोनों के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाला। इसमें से करंट I1 पहले वाले इक्वेशन से, दूसरे वाले से I2। इसका मतलब यही है कि यहां पर I1 और I2 दोनों इस सर्किट में मिल रहे हैं और टोटल करंट के सम के बराबर। इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 किया। I1 का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया, I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है। इसमें ईएमएफ वाले को एक साथ किया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले को एक साथ किया, एलसीएम ले लिया। इस वाले क्वांटिटी को हम लेफ्ट साइड में ले गए, I को इधर ले गए। R1 R2 कैंसिल हुआ तो ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये डिवाइड हुआ तो R1 प्लस R2 हो गया, और इसमें भी R1 प्लस R2 डिवाइड हो गया। कंपेयर किया लास्ट वाले सर्किट से तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। चलिए अब इसको हम लोग अपने रिजल्ट से वेरीफाई कर लें। यही रिजल्ट हम लोगों का फाइनल रिजल्ट है। क्लियर? तो पैरेलल में ये आ गया। अब पैरेलल में आइडेंटिकल ईएमएफ, तो आइडेंटिकल ईएमएफ पैरेलल में कनेक्ट है। क्या आ गया रिजल्ट? जल्दी से बताओ। पैरेलल में ईएमएफ इक्वल होता है, इसलिए टोटल ईएमएफ सर्किट में कितना आ जाएगा? टोटल ईएमएफ ई के इक्वल ही रहेगा। ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा? आइडेंटिकल के लिए क्या पढ़ा? पैरेलल में क्या पढ़ाया था? R बाई एन, इसलिए यहां पर ये R बाई एन। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये क्या होगा? सीरीज में कनेक्ट। तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये NE हो गया, ये NR प्लस R। ठीक। पहला कंडीशन क्या आ जाएगा? बोलो। NR ग्रेटर देन R, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? NE बाई R। सेकेंड कंडीशन, इंटरनल रेजिस्टेंस मच लार्जर देन NR, ओ सॉरी NR। ठीक, सही कह रहे हो, NR। यही तो लिखा है, कहा ओवरराइटिंग कहा है? वही तो है, हाँ वही तो है। चलो अब यहां पर R मच लार्जर देन NR, तो NR को नेग्लेक्ट कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NE बाई R। तो पैरेलल का भी रिजल्ट मिल गया। चलो ये भी हम लोग वेरीफाई कर ले अपने रिजल्ट से। यही आ गया रिजल्ट।
दोनों कंडीशन यही है, तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब इसके बाद आ जाए मिक्स्ड ग्रुपिंग। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो ध्यान दो, सीरीज में पहले क्या बनेगा, इफेक्टिव ईएमएफ एन इंटू ई, इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव एन आर, और ऐसे बहुत सारे कॉलम बन जाए तो एन ई हो गया इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बना, एन आर बाई एम, और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा हमारा टोटल करंट। आई का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, देख एन ई आ गया इफेक्टिव ईएमएफ, और ये एन आर, अब बहुत सारे कॉलम्स हैं तो ये एन आर बाई एम। समझ में आ गया प्रियांशु, क्लियर है? अब यहां पर टोटल करंट का वैल्यू देखते कितना मेहनत किया हुआ है, सोच लीजिए। इतना मेहनत जिस दिन कर लोगे ना तो स्टेटस में डालने का जरूरत नहीं, अपने आप क्वालिफाई कर जाओगे। कभी मौका मिला आपको, ऐसे हम तो मार्केटिंग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम क्लास में भी नहीं देते हैं। जब आप मिलिएगा ना तो ऐसे ऐसे जगह पर हैं वो लोग कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। कुछ तो ऐसे हैं जो एनआरआई ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए, वो कभी आए तो आप मिलकर के आपको एहसास होगा। रिजल्ट को हम ये कमेंट नहीं कर रहे, रिजल्ट बताया नहीं जाता है, स्टूडेंट बताता है। पेपर में एडवर्टिजमेंट आता है कि फलाने इंस्टीट्यूट से आप पढ़े और ये रिजल्ट है। वो चीज होना चाहिए, मेरा अपना कहना है कि हम वहां पढ़े थे और हम ये हैं। ये नहीं कि साहिल क्वालिफाई कर गया, साहिल का रिजल्ट हम छाप दे। साहिल बताएगा कि हम वहां पढ़े थे, ये होना चाहिए। चलो, अब एनी, तुमको अंदर से गुस्सा लग रहा होगा, नहीं? अच्छा, नहीं ना लग रहा? चलो, अब देखो यहां पर इफेक्टिव ईएमएफ हो गया, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू बताओ कितना आ गया, टोटल करंट एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम, ये आ गया एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। ये तो बड़ा इजी है, निकाल दिया हमने। लेकिन कंडीशन ये आता है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप होगा इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो रिजल्ट देखिए ये आता है कि R इज इक्वल टू एन आर बाई एम। वो कैसे आया, बहुत इजी है। ये क्वांटिटी क्या लिखा हमने, A प्लस बी। A प्लस बी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 रूट ए बी। चलो, बायो वाले थोड़ा सा इन लोगों को दिक्कत हो गई, ध्यान देना। सिंपली ये क्वांटिटी है, यहां तक तो समझ में आ गया सबको। हमने कहा कि ये टोटल ईएमएफ एनी, पैरेलल में सीरीज में एनआर था तो बहुत सारे कॉलम थे, एनआर बाई एम आ गया।
तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही आ गया। एम एलसीएम लेकर के ऊपर चला गया तो एम एन ई आ गया, ये एन आर प्लस एम आर आ गया। अब यहां पर हम ये कंडीशन निकालेंगे कि करंट किस समय मैक्सिमम होगा। करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का क्वांटिटी मिनिमाइज होना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पर सिंपली हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ए। यदि दिक्कत है बायो वाले को तो आप मेरे साथ कैलकुलेट करके देखो, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी करके देखो। करके देखो ना, सही है? समझ में आ गया? अरे इसको एक्सपैंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये क्वांटिटी बन गया रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन आर इन टू आर, यही लिखा है। अब यहां पर ये सारा क्वांटिटी इसके डिनोमिनेटर में आ गया, एम एन ई, और ये पूरे क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन आर इन टू आर। करंट को मैक्सिमाइज होने के लिए डिनोमिनेटर का क्वांटिटी मिनिमाइज होना चाहिए। तो मिनिमाइज करने के लिए आप इसको जीरो नहीं कर सकते हो, तब क्या कर सकते हो, ये क्वांटिटी वैनिश तभी होगा जब ये दोनों बराबर हो जाए। इट मींस करंट विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम तभी होगा व्हेन या इफ रूट एम आर माइनस रूट एन आर का वैल्यू किसके बराबर, 0 हो जाए। तो फाइनली क्या आ गया, रूट एम आर इज इक्वल टू रूट एन आर। रूट को कैंसिल कर दो तो एम आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर। यही कंडीशन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि अंडर व्हाट कंडीशन करंट विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन में यही होगा, एम आर इज इक्वल टू एन आर। आ गया समझ में? इसके लिए हम लोगों ने इतना पढ़ा। तो ये आप सिंपल मिक्स ग्रुपिंग याद रखिएगा, करंट का वैल्यू याद रखिएगा और ये वैल्यू याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन हमने आपको सिखा, एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। समझ में आ गया कंडीशन? तो यहां पर सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमारा किरचॉफ्स लॉ और इस पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम वगैरह है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से वैसे जैसे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, सर्किट एनालिसिस पढ़ा था, यहां भी वही चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है यहां तक सबको? 100% टाइम हो गया।